नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का आज शक्ति प्रदर्शन है। सभी विधायकों सांसदों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में सभी विधायक सांसद जमा होंगे। आनंद दिग्गे को श्रद्धांजलि एकनाथ शिंदे देंगे। तो आपको बता दें, सभी विधायकों और सांसदों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी विधायकों सांसदों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। शिवाजी पार्क में सभी विधायक सांसद जमा होंगे, एकत्रित होंगे और इस दौरान आनंद दिग्गे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे एकनाथ शिंदे। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी विधायकों सांसदों को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। शिवाजी पार्क में सभी विधायक और सांसद एकत्रित होंगे और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे आनंद दिग्गे को श्रद्धांजलि देंगे। तो आपको बता दें, कल इतवार के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसके साथ ही 9 विधायक भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शिवाजी पार्क में सभी विधायक सांसद शामिल होंगे और इस दौरान एकनाथ शिंदे आनंद दिग्गे को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। सभी सांसदों को 3 बजे बुलाया गया है शिवाजी पार्क में। वहीं महाराष्ट्र से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। अजीत गुट को 5 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। सभी एमएलए को 5 जुलाई तक लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। विधायकों को नहीं लौटने पर भेजा जाएगा नोटिस। 5 जुलाई को एनसीपी की बड़ी बैठक होनी है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत गुट को 5 जुलाई तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। 5 जुलाई को एनसीपी की बड़ी बैठक होनी है। विधायकों को नहीं लौटने पर भेजा जाएगा नोटिस। सभी को 5 जुलाई तक लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत का रास्ता चुनते हुए शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है। तो इसको लेकर आज शरद पवार ने बैठक की और इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 जुलाई की अहम बैठक होने वाली है और इसमें सभी एमएलए को 5 जुलाई तक लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। विधायकों को नहीं लौटने पर नोटिस भेजा जाएगा और एनसीपी की 5 जुलाई को बड़ी बैठक होनी है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद यूपी की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में भी बड़ा खेला हो सकता है। ओपी राजभर ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल भी अखिलेश से नाराज हैं। सपा के कई विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ओपी राजभर का यह बड़ा बयान सामने आया है कि यूपी में भी बड़ा खेला हो सकता है। ओपी राजभर ने कहा है कि चाचा शिवपाल भी अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। सपा के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ओपी राजभर का यह बड़ा बयान सामने आया है कि महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी बड़ा खेला हो सकता है। तो ओपी राजभर का यह बड़ा बयान सामने आया है। अक्सर वो बड़े बयान देते हैं और हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ओपी राजभर का यह बयान कितने मायने रखता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी बड़ा खेला हो सकता है। उन्होंने चाचा शिवपाल भर से अखिलेश नाराज बताए हैं। इसको लेकर बयान दिया है। सपा के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियम पाठक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियम पाठक, ये कितना बड़ा मायने रखता है कि सपा के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में? ओपी राजभर का ये बयान, कितनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, बयान चूंकि दिया हुआ है लेकिन इस बयान में कितनी सत्यता है ये जरूर अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके विधायकों में भी दो फाड़ हो चुका है और कहीं ना कहीं आपसी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। चाचा शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने कहा, इसके अलावा अन्य विधायकों को लेकर कहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरीके का अगर परिवर्तन होता है और कुछ होता है तो वो काफी कई मायनों में उसके ऐसी मायने जो है कई निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ओपी राजभर का चूंकि ये बयान है तो वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके बयान जो है हमेशा चर्चा में जो है वो रहते हैं। तो ऐसे में
सुभाषपा के अध्यक्ष का ये बयान कि विधायकों में फूट पड़ी हुई है। सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि महाराज जैसे यहाँ भी स्थिति हो सकती है। हालांकि यहाँ की स्थिति में इसलिए महाराष्ट्र की स्थिति नहीं हो सकती कि पूर्ण बहुमत की यहाँ पे सरकार है और बीजेपी के पास में जो पूरा जितना उसको बहुमत चाहिए होता है वो पूरा है। तो ऐसे में इन विधायकों के संपर्क होने का फायदा 2024 के चुनाव में जरूर पड़ सकता है, लेकिन अभी महाराज जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो इसकी कोई समीकरण यहाँ के लिहाज से उसके देखते हुए जो है फिट नहीं बैठ रहे हैं। प्रेम, इतने बड़े नेता का ये सवाल खड़ा करना, जवाब ये देना तो कितने बड़े मायने रखता है? देखिए ओपी राजभर के जो बयान है वो देखिए हमेशा इस तरीके के बयान उनके आया करते हैं। कई बार उनके बयान जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट भी होते हैं, कई बार विवादों की वजह भी कई बार बनते हैं, लेकिन इस बयान में कितनी सत्यता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि बयान उनके कई भी इससे पहले भी आ चुके हैं। तो उन बयानों में सत्यता कितनी होगी ये जरूर देखना होगा। हालांकि जरूर बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो उसके संपर्क में आए या वो विधायक जो है आने वाले, चूंकि लोकसभा का चुनाव आना है और लोकसभा के चुनाव में ग्राउंड जीरो पे काम करना है पार्टी को। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टी चाहेगी कि बेहतर रणनीति बनाई जाए और उसमें ये देखना जरूर होगा कि ओपी राजभर का जो बयान है वो कितना हकीकत में है और कितना हवा हवाई। प्रियम, ये की भी खबर सामने आ रही है सुर्खियों में कि रामदास अठावले ने एक बयान दिया है मीडिया को। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जयंत चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए इस तरीके के बयान जो है, क्योंकि सभी चुनाव का वक्त है, राजनीति गरमाई हुई है, सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति को बना रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि सभी जो नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का हो या फिर दूसरे मंत्रियों का बयान हो या बड़े नेताओं का बयान हो कि जिसमें उनका कहना है कि वो दूसरों के संपर्क में है या दूसरों के संपर्क में है, तो ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से दूसरी हैं और उसमें लेकिन फिलहाल अभी ओम प्रकाश राजभर का जो ये बयान है वो सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मचाए हुए है। प्रियम, ये जो बयान अभी आया है तो इस बयान को लेकर अगर सच्चाई होती है इस बयान में तो सपा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए जाहिर सी बात है कि सपा कहीं ना कहीं इससे कमजोर होगी और ग्राउंड जीरो पे, चूंकि जहां पर उसकी सीटें जीती हुई थी और वो विधायक अगर उनका साथ छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर रणनीति बनाना और उनके जो वोटर होंगे उनका दूसरी वो पार्टी की ओर ट्रांसफर होना तो वो एक बड़ा झटका होगा। और चुनाव से पहले इस तरीके का कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है अगर इस बात में सत्यता है तो। प्रियम, इस बयान के क्या मायने और निकाले जा रहे हैं, इसको लेकर और किसी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्योंकि इस तरह का बयान एक बड़े नेता के द्वारा दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो ये बयान जारी किया गया है उसको लेकर अभी कोई भी जो बड़े नेता हैं वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जहाँ पर ऐसी बात हो, या फिर बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है अनऑफिशियली तौर पर कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं उनको करने की आवश्यकता है। वो खुद जो सदस्य उनके पास आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी कवायद नहीं की जा रही है। पूरा लक्ष्य एक साफ तौर पर है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो समीकरणों को समझा जाए और 24 के चुनाव में पार्टी लगी हुई है, क्योंकि विरोधी की जो नाव है वो डूबती हुई नाव है। तो ऐसे में उससे सभी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान भी कहीं ना कहीं उससे प्रेरित हो सकता है, हालांकि उसमें कितनी सत्यता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी ओम प्रकाश राजभर ने जो ये बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदर 2 पार हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बड़ा हलचल जो है वो इस समय मचाए हुए है। प्रेम, ओपी राजभर ने पहले भी एक बयान दिया कि यूसीसी पर भी उन्होंने समर्थन किया है और इस दौरान अभी इनका ये नया बयान कि यूपी में बड़ा खेला हो सकता है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर चूंकि समय के हिसाब से वो पार्टियों को बदलते रहे हैं। 2017 में वो बीजेपी के साथ में थे, चुनाव जीते, मंत्री का पद मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ा। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गए, तब उस समय वो समाजवादी पार्टी की और जो है उनके बयान होते हुए नजर आए। उसमें उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी की सराहना करी थी, अखिलेश यादव की सराहना करते हुए नजर आए। चुनाव में जब बेहतरीन कोई नतीजा नहीं मिला और जो उनको कयास थे उनके ओम प्रकाश राजभर के वो सफल नहीं हुए, तो एक बार फिर उन्होंने बगावती सुर जो है वो अपनाए और अब उनके जो सुर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर फिर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो वो अब लगातार बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे 2024 के चुनाव को लेकर मामला हो या फिर अन्य मसलों को लेकर हो।
उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अब राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दरअसल जब वो सत्ता में होते हैं तब वो इस बात को भूल जाते हैं कि जाति जनगणना करानी है या फिर पिछड़ों का हक दिलाना है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता से बाहर होते हैं तब उसके बाद तुरंत उनको ओबीसी के वो रहनुमाई करने लग जाते हैं, पिछड़े की रहनुमाई करने लग जाते हैं, और ये सब केवल सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रेरित है। प्रियम, उनका ये भी बयान है कि सांसद और बीजेपी के संपर्क में है, कई विधायक संपर्क में है। देखिए, ये बयान जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में इस तरीके के बयान आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि समीकरण है। सभी पार्टियां एक दूसरे में कहीं ना कहीं जो है वो सेंधमारी का प्रयास करती रहती हैं। चुनाव की दहलीज पर जब इस समय देश है, जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरणों को जो है वो फिट करने में लगे हुए हैं, उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, और शायद ये उसी का नतीजा है कि इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा, तस्वीर और साफ होती जाएगी, और उसमें देखना होगा कौन किसके साथ आता है, किसका किसके साथ में गठबंधन होता है। तो प्रियम, ये राजभर का बयान सपा में जरूर खलबली मचा सकता है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। समीर मेहंदू के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार किया गया है। व्यवसायी समीर मेहंदू को हाई कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत। 6 हफ्ते की मेडिकल जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दायर की थी याचिका, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया है। 6 हफ्ते की मेडिकल जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दायर याचिका की थी, तो समीर मेहंदू के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया गया है। 6 हफ्ते की मेडिकल जमानत के लिए दायर याचिका की गई थी ईडी की तरफ से, तो जिस पर व्यवसायी समीर मेहंदू को हाईकोर्ट से झटका लगा है। 6 हफ्ते की मेडिकल जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दायर याचिका की थी। इस दौरान दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला है। 6 हफ्ते की मेडिकल जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दायर याचिका की थी, जिस पर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। व्यवसायी समीर मेहंदू को बड़ा झटका लगा है। वहीं बदायूं के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर मृतक तैनात था। वहीं सुबह पहुंचे कार्यालय के कर्मचारियों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस के सीओ सिटी आलोक मिश्रा पहुंचे। तभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग कार्यालय का बताया जा रहा है। तो बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है, जिसको लेकर मौके पहुंचे कार्यालय ने पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सीधे ले चलते हैं आपको, जहां पर अशोक गहलोत लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 5,92,000 लाभार्थियों को, जो पहले 60 करोड़ थी अब वो 88 करोड़ हो जाएगी। डीबीटी होगी सीधी उनको। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लगभग आज 150 करोड़ रुपए आपके खातों में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। 150 करोड़। इस प्रकार से करीब 300 करोड़ रुपए अधिक बढ़ेंगे। जो बढ़ा है मैंने अभी पैसा, उस 300 करोड़ का भाग ज्यादा आएगा सरकार पर। पेंशन वालों को भी हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को, उनकी पेंशन हमने 500 रुपये की 1000 रुपये कर दी है। 750 थी, उनको कम से कम 1000 मिलेगा। 3000 करोड़ का भार आया सरकार पर। तब भी हमने कहा ये सोशल सिक्योरिटी है, जिसके मैं लगातार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, आप जो है पूरे देश में लागू करो, सोशल सिक्योरिटी कानून बना के लागू करो, जिससे कि पूरे देश के जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, या वो लोग हैं जिनको तकलीफ है, कमा नहीं सकते, सही साथ नहीं दे रहा है, परिवार की स्थिति नाजुक है, उनको मैं चाहता हूँ कि कम से कम मंथली पैसा मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलता पैसा, और दुनिया के मुल्कों में जो है
उनका देख रेख करने का जिम्मा सरकार का होता है। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क भी अब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तो पहले अपने घर को संभालोगे। हमारे घर में भूखे लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, रहने को मकान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो पहले आवश्यकता है, पहले वो पूरा करो। वो तब पूरा होगा तब राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनेगा केंद्र में, सरकार में। जैसे मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी के वक्त में बनाए थे 4 कानून। शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया आपको, बहुत क्रांतिकारी काम था। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया और RTI दिया। उसी प्रकार 5वां कानून बनना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का। उसमें तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, बच्चों से लगा के बूढ़े तक की तमाम योजना का समावेश हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। ये मेरी सोच है। मैं प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह करता हूँ, आप इस दिशा में आगे बढ़िएगा और इसको हमें राहत दीजिएगा देशवासियों को। और यही धारणा लेकर मैं चल रहा हूँ। राजस्थान में जो हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, इतनी बढ़ेंगे महंगाई। इसलिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 25 लाख का बीमारी का। अब आपको मैंने स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया राजस्थान के अंदर। मतलब आप सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री है आपका। ये क्रांतिकारी कदम है, ये आपका राइट टू हेल्थ वाला। ये कोई मामूली कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है ये। और 25 लाख का बीमा कर दिया सबका। कितने लोग मिलते हैं, कितना इलाज हो रहा है? 5 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का। कोई सोच नहीं सकता। उनको घर गिरवी रखना पड़ता था, उनको गहने गिरवी रखने पड़ते थे, बेचने पड़ते थे माँ बाप की सेवा करने के लिए भी। अब आपको माँ बाप की सेवा करने के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने बढ़ चढ़ कर के कई फैसले किए हैं। अभी मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने और अभी कमेंट करी, उन्होंने सब बातें बताई आपको। मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा खुद का संकल्प है आज जो मैं बोला था पहले बजट के अंदर बोला था, यदि मेरे को लंबी चौड़ी बहाने देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोनों पैरों में एक साथ लग गई है, ऐसा कभी होता नहीं है। अब तो कह रहे हैं, पहला केस देखा हमने कि दोनों अंगूठों में एक साथ में फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं देखता हूँ भगवान ने जानबूझ के किया होगा। 2 महीने में लगातार दौरे कर रहा था, देखा था कि थोड़ा आराम कर लेते ठीक रहेगा। तो ये मेरी घटना हो गई। तब भी मैंने कहा कि बच्चों का प्रोग्राम है, पहले मैंने तय किया, डॉक्टर ने सलाह दी मैं घर के अंदर से ही आपसे जोड़ दूँ BC से। पर फिर मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि भाई नहीं, आपको बच्चों का प्रोग्राम है, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और मैं आप सबका ये मुख्यमंत्री निवास जो है प्रदेशवासियों को दिया हुआ, आप सबका दिया हुआ, इस निवास पर आप सब आए हो। मैं आपका मुख्यमंत्री के घर पे आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। और इतना ही कहूँगा मैं आपको, मैंने बजट जब पेश किया था 22 का 30 फरवरी को, तब मैंने एक वादा किया था प्रदेशवासियों से। इसलिए चाहे मुझे कोविड हो गया, 3 बार कोविड हुआ मुझे, और कोविड के कारण बीमारी हो जाती है, बाद में थकावट भी आती है। आप लोग सब ध्यान रखो। प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी के हार्ट की, किसी की किडनी की, किसी के आँखों की, किसी के थकने की, कोई बीमारी हो सकती है पोस्ट कोविड। और हार्ट की बीमारी लोग मर जाते कई बार, लोग समझ नहीं पाते मरा क्यों, उसको हार्ट की बीमारी से मर गया। नहीं, कोविड के कारण हार्ट की बीमारी उसको हुई है। ये बातें प्रदेशवासी जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान रखें। हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपये खर्च करके पोस्ट कोविड इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ मैं राजस्थान के अंदर। ये मैं क्या सकता हूँ, जिससे कि रिसर्च हो और लोगों
बता सकें कि भाई आपको क्या करना है। तो मेरे चाहे वो आर्थिक परेशानी भी आई, मुझे लग गया वो छल्ला, कहते गांव में छल्ला लग गया, मतलब पेटेंट लग गया। अभी गांव में जाता हूँ मैं, कैंपों में लोग कहते हैं मेरे दो छल्ले लग गए, गाँव वाले बताते होते हैं। और मुझे निमोनिया भी हो गया एक बार, फ्रैक्चर हो ही गया है। पर मैं आपकी सेवा का काम करने में कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने एक बात बोली थी, वो मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपसे इंस्ट्रक्शन करूँगा बच्चों से अभी आपके सामने। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। आप समझ सकते हो मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है। चाहे मैं किसी पद पे रहूं, नहीं रहूं, कहीं रहूं, पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस स्थिति में इतनी भरी गर्मी में आपके सामने बैठे हैं और आप सभी से संवाद कर रहे हैं, अब समय है आपका कि एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनको अपने समर्थन दीजिए, जोरदार तालियों के साथ समर्थन कीजिए माननीय मंत्री महोदय का और राजस्थान सरकार का। बिन थके तो जयपुर से सीएम अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने पालनहार योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।